नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। सौतेली माँ का रिश्ता सदियों से ही बदनाम रहा है। मैं सोचती थी कि तुम पर अपनी सारी की सारी ममता लुटाकर मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखूंगी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। लेकिन बेटा, तुम इतनी जल्दी मुझसे इतनी दूर चले गए कि मैं कुछ ना कर सकी। आज पुलिस लॉकअप में अभिषेक का अभी 5वां दिन था और पुलिस उससे सच उगलवाने में लगी हुई थी। लेकिन अभिषेक ने तो जैसे होठ ही सील लिए थे। वह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वह चुपचाप मार सहन कर रहा था। किसी भी प्रकार की धमकी या लालच उसे अपने उद्देश्य में भटका नहीं सकते थे। पुलिस वाले आते और 3rd डिग्री की पीड़ा दायक मार देकर चले जाते। उसे सिर्फ एक ही बात खाए जा रही थी, आखिर पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? क्या कोई साथी गद्दारी कर गया? अभिषेक जितना सोचता उतना ही उलझता चला जाता। सोच सोच कर अभिषेक परेशान हो गया था कि आखिर उसके बारे में पुलिस को किसने बताया है। हार कर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी तंद्रा को हवलदार ने भंग कर दिया। अभिषेक, ये ले, तेरा खत आया है। मेरा खत कौन दे गया? आखिर मुझे कौन खत लिख सकता है? एक औरत दे गई थी और कहा था कि यह खत मैं तुम्हें दे दूं। हवलदार ने यह बताना ठीक नहीं समझा कि खत अंदर तक पहुंचाने के लिए उस हवलदार ने उस औरत से 500 रुपए का नोट झटक लिया था। जब अभिषेक ने खत ले लिया तो खत पर लिखा हुआ नाम देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। दिल किया कि बिना पढ़े पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दे। खुद पर किसी तरह काबू पाकर उसने खत को एक तरफ फेंक दिया। नफरत की आग से उसका मन झुलसने लगा। उसे याद आने लगा अपना अतीत और अपने अतीत के पन्ने पलटने लगा। कितने सुहाने थे वो दिन। बस पढ़ो, लिखो और मौज करो। किसी बात की कोई फिक्र नहीं। पापा सरकारी सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। घर में पैसे या किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। खेती से ही इतनी आमदनी हो जाती थी कि पापा और मम्मी नौकरी ना भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं की परीक्षा पास करते ही पापा ने डीएवी कॉलेज बेंगलुरु में दाखिल करवा दिया। एक तो खुला खर्च और दूसरी ओर बेंगलुरु का खुला हुआ वातावरण। फिर भी उसने बुरी आदतों को पास फटकने नहीं दिया। वह मौज मस्ती करता पर पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता। फिर अचानक एक हादसा हो गया जिसने उसकी दुनिया को पलट कर ही रख दिया। उसे बताया गया कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मां की अकाल मृत्यु हो गई। अभिषेक अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था और छोटी छोटी बातों को भी अपनी मम्मी को बताया करता था। लेकिन इस खबर से अभिषेक पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभिषेक बहुत दिन रोता बिलखता रहा था, पर फिर पापा के मनाने पर लौट आया था। अब जीवन में न उमंग बची थी, न ही कोई तरंग। वह पढ़ाई में डूबकर अपना ध्यान इस हादसे से हटाना चाहता था, पर अपनी माँ को भूलना इतना आसान न था। ठीक ठीक लगभग 2 महीने बाद पापा ने शादी कर ली थी। वह अभिषेक के लिए दूसरा झटका था। इसकी सूचना अभिषेक के चाचा ने फोन पर दी। बाकी किसी बात को बताने की उन्होंने जरूरत न समझी। जब अभिषेक छुट्टी लेकर आया, वह पापा से पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी मम्मी को कैसे भुला दिया, क्योंकि उन्होंने शादी बहुत जल्दी कर ली थी। ऐसी क्या मजबूरी थी, पर कहाँ पूछ पाया था वह यह सब। नई माँ को उससे बात तक करने का समय नहीं था। 2 दिन रहकर लौट आया था, जैसे किसी लाश को घसीट कर लाया हो। माँ की मृत्यु और पिता के बदले व्यवहार ने उसे विद्रोही बना दिया था।
उसकी हंसी को जैसे ग्रहण लग गया था। उसने हंसना बोलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अपने पापा जी के साथ भी बदतमीजी से बात करता था, क्योंकि उसके पापा का दूसरी शादी करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो अभिषेक को सारे इंसानी रिश्तों पर उसे स्वार्थ की चादर नजर आने लगी थी। तभी एक उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची थी जिसने आग में घी का काम किया था। एक दूर का रिश्तेदार बता गया था कि उसकी माँ की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, शायद उसकी सौतेली माँ का हाथ था। यह सुनते ही अभिषेक तो गुस्से से पागल हो गया था। जब उसने यही बात फोन पर अपने पापा जी की थी तो उन्होंने उसे डांट दिया था। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। अब वह वही काम करना चाहता था जिससे पापा को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचे। सबसे पहले उसने बाल कटवाकर एक फ़ोटो पापा जी को भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद पापा ने हॉस्टल में आकर कई लड़कों के सामने अभिषेक को जोर का थप्पड़ मारा। वे कह गए थे कि उसे घर में घुसने नहीं देंगे, पर वह घर जाना ही कब चाहता था। घर से पैसे आ जाते थे और कोई संबंध बचा ही नहीं था। सिगरेट, शराब व जुआ अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। पैसा कम पड़ता तो वह सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचने का काम करने लगा था। हॉस्टल में लड़के उससे खौफ खाने लगे थे, क्योंकि वह हॉस्टल के लड़कों को भी मारने पीटने की धमकी देता था। अब पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ था अभिषेक के पास, वह फेल हो गया था। टॉप करने वाला अभिषेक अब तो फेल हो गया था। प्राचार्य ने प्रवेश देने से भी मना कर दिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ उग्रवादियों से हुई। तब उसके विद्रोही मन को हवा मिल गई थी। अभिषेक के रहने की व्यवस्था हो गई थी। पैसों की कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही दिनों में हथियार चलाने की कला में पारंगत भी हो गया था वह। एक दिन अभिषेक की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था, जब वह अपने एक साथी के साथ सब्जी मार्केट में बम रख आया था। उन कांपते हाथों की सिहरन आज भी याद है उसे। अगले दिन सभी अखबारों की सुर्खियों में उस सब्जी मार्केट के दिल दहला देने वाले दृश्य थे। 50 आदमियों की मौत और 40 घायल करने का सहरा उसके सिर पर जो बंधा था। फिर तो उसे इस खेल में मजा आने लगा था। अब तो उसे किसी को मारते हुए भी डर नहीं लगता था और ना ही उसके हाथ कांपते थे। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर सबकी आंखों में धूल झोंककर वह बच निकल जाता। आखिरकार एक दिन अभिषेक पकड़ा भी गया तो विचारों की श्रृंखला टूटी। उसने गुस्से में आकर पानी का घड़ा फोड़ डाला। कोने में पड़ा खत जैसे उसे चिढ़ा रहा था। अभिषेक ने खत उठाया आखिरी बार पढ़ने के लिए। प्रिय पुत्र, आशीर्वाद वाहे गुरु तुझ पर कृपा करे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हो। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी विनती है कि इस खत को एक बार नहीं कई बार पढ़ना, फिर ठंडे दिमाग से सोचना और फैसला करना। सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हारी माँ की मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी माँ नहीं मरी है। जो तुम समझते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ को मारने में किसी उग्रवादी का हाथ था। वह तुम्हारे पापा को लगातार धमकियां दे रहा था। वे लोग 20 लाख रुपए चाहते थे। तुम्हारे पापा के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर वे जानते थे कि एक बार रुपए दिए तो बार बार देने पड़ेंगे। वह धमकियों के आगे झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह बात वह इसलिए हजम कर गए ताकि तुम्हारी अबोध मन पर नफरत का जहर ना फैले। इस हादसे ने उन्हें बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। रिश्तेदार 4-5 दिन बाद अपने घर चले गए और तुम्हारे पापा जी सदमे की हालत में वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। मैं उनके साथ 12 सालों से काम कर रही थी। मैं ही नहीं बल्कि पूरा विभाग उनके दुख से दुखी था। मैंने उन्हें भावनात्मक स्तर पर सहारा दिया। वह संभलने लगे।
इस दौरान लोगों ने छींटाकशी शुरू कर दी और हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। लोग तुम्हारे पापा और मेरे बारे में अजीब अजीब तरह की बातें बोलने लगे। हम दोनों तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने के नाते एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुनिया वाले तो वही बोलते हैं और वही देखते हैं जो वह देखना चाहते हैं। लोगों को तो किसी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए देर तक नहीं लगती, और तुम्हारे पापा जी मेरी बदनामी नहीं चाहते थे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और मैंने हाँ कर दी। जानते हो क्यों? सिर्फ एक नेक दिल इंसान को बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे पापा की दौलत में न तब कोई रुचि थी और न ही आज। मेरे पिताजी मेरे नाम बेहिसाब दौलत छोड़ कर गए हैं। बेटा, लालच उसे होता है जिसे ज़रूरत हो। वह सारी दौलत तुम्हारी ही है और रहेगी भी। सौतेली माँ का रिश्ता सदियों से बदनाम रहा है। सौतेली माँ जितना मर्जी अपने बच्चों पर प्यार लुटा दे, लेकिन दुनिया वाले तो उसे गलत नज़रों से ही देखते हैं और नई और सौतेली, सगी और सौतेली में फ़र्क करते हैं। चाहे एक सौतेली माँ कितना मर्जी बच्चों पर प्यार लुटाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया को उसमें खोट ही नज़र आता है। मैं सोचती थी कि तुम पर अपनी ममता लुटाकर मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखूंगी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। तुम इतनी जल्दी मुझसे इतनी दूर चले गए कि मैं कुछ न कर सकी। तुम्हारे पापा सोचते थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होती चली गई। चीज़ों को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। गलतफहमियाँ बढ़ती गई और जब उन्हें महसूस हुआ कि अब तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, वे पीछे हट गए। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा था, उन्हें तुम्हारी तस्वीर भी दी। मैं चाहती थी कि तुम पकड़े जाओ। जानते हो क्यों? ताकि पुलिस तुम्हें किसी मुठभेड़ में न मार सके। जिस धर्म की दुहाई तुम्हारे आका देते हैं, उसमें कहीं यह नहीं लिखा कि निर्दोष लोगों की हत्या करो। हमारे गुरुओं तो सदा समाज की रक्षा का पाठ पढ़ाया है, समाज को नई राह दिखाई है। बेटे, हो सकता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, लेकिन इस माँ को अपना बेटा वापस चाहिए। मुझे वही पुराना अभिषेक लौटा दो। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। इस बदनसीब माँ की अरदास स्वीकार कर लेना। पुलिस वाले जो भी पूछें बता देना। तुम्हें कड़ी सज़ा से बचाने के लिए जी जान लगा दूंगी, ये मेरा वादा है। और हाँ, खत बंद करने से पहले बता दूं कि तुम्हारी माँ को भानु नाम के उग्रवादी ने मारा था। हो सकता है तुमने उसका नाम सुना हो। तुम्हारी माँ सीमा। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही अभिषेक को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। जिस भानु ने उसे बंदूक थमाई वही उसकी माँ का कातिल था। उसी ने उसकी माँ को मारकर उसकी दुनिया को उजाड़ दिया था, और जिस औरत से वह नफरत करता रहा वो उसे अपनी ममता की छाँव में सहेजने के लिए बेताब है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। अब उसे सज़ा की कोई चिंता नहीं थी, पर वह अपनी माँ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अपना दूसरा जन्म वह माँ के आंचल तले बिताना चाहता था। यह विचार आते ही उसके छटपटाते मन को शांति मिल गई। तो दोस्तों, अभिषेक के एक गलत कदम ने उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। गलत संगति में पड़कर उसने अपनी माँ को ही नहीं खोया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी खराब कर लिया था। अभिषेक के पापा जी उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे थे, जो अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था। माता पिता हमेशा बच्चों को सही राह दिखाते हैं, उनके लिए सही फैसले लेते हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाहते। सही मायने में सच्चे मार्गदर्शक हमारे माता पिता ही होते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते को गलत समझने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। अपने माता पिता को गलत साबित करने से पहले अपने फैसले पर विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर दूसरा शुभचिंतक कोई नहीं होता। कदम कदम पर गलत राह दिखाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन सही मार्ग पर ले जाने वाला
कोई नहीं मिलता। अभिषेक ने भी गलत लोगों की संगति में पड़कर अपनी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया था और अपने पापा और मम्मी को अपना दुश्मन समझकर अपनी जिंदगी को नर्क में धकेल दिया था। जरूरी नहीं कि सभी सौतेली माँ बुरी ही हों। आज के ज़माने में भी सौतेली माँ अच्छी माँ हो सकती है। इसलिए किसी भी माँ के बारे में कुछ भी गलत विचार करने से पहले सोच समझ जरूर लेना चाहिए और उन्हें अपनी माँ की जगह ही रख कर देखना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ समझ आ जाए और सही और गलत का फर्क महसूस हो जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।